अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, अफ़गानिस्तान कई दहाइयों से आलमी ताकतों के एक तरह से फोकस में है, लेकिन 15 अगस्त से हम कह सकते हैं कि इसे एक नए अंदाज से आज से देखा जा रहा है जब से तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया और अशरफ गनी साहब की हुकूमत का ख़ात्मा वहाँ पे हुआ है। और उस दौरान उस वहाँ से ले कर अब तक पूरी दुनिया एक कोशिश कर रही है कि नया अफ़गानिस्तान पुरअमन भी हो और वहाँ पे जो तमाम फ़रीक हैं उनको मुनासिब नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए और अफ़गानिस्तान के अंदर तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होना भी चाहिए। इस हवाले से देखा गया है कि दोहा से ले कर दिल्ली तक और दिल्ली से ले कर इस्लामाबाद तक मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और दुनिया के अहम ममालिक इस मसले को हल करने के लिए अपने तय कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जहाँ पे कोशिशें हो रही हैं वहीं पे इन्हीं आलमी क़ुव्वतों के दरमियान बड़े वाज़े डिफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। और यही हुआ नाज़रीन ऐसा कि पिछले दिनों एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई जिसकी मेज़बानी भारत ने की। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सारे मामले में जो दो अहम ममालिक रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो वो मौजूद नहीं थे, गोया कि ना तो चीन वहाँ पे मौजूद था और ना ही पाकिस्तान वहाँ पे कोई नुमाइंदगी कर रहा था। और यहाँ तक कि ख़ुद वो मुल्क के जो कई दहाइयों से जंग ज़दा है उसका नुमाइंदा भी दिल्ली की कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को नहीं मिला। और इसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, इंटरेस्टिंगली एक स्टेटमेंट दिल्ली की जानिब से जारी की गई और एक मास्को से रूस की जानिब से जारी हुई और उस स्टेटमेंट्स के अंदर भी वाज़े फ़र्क देखने को मिला, जिससे तासुर मिलता है कि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले ममालिक भारत के नुक्ता नज़र से कुछ ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं थे। इसी तरह एक 11 नवंबर को इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर पाकिस्तान, रूस, चीन और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक हुए और कोई 15 नुकाती एक स्टेटमेंट देखने को मिली जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक उम्मीद अफजा है। और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक इन 4 ममालिक ने बुनियादी तौर पर, अगरचे अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद थे, इस बात का इदराक किया है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और अफ़गानिस्तान के अवाम की बिलखुसूस मदद करने के लिए और जो तालिबान इनिशिएटिव ले हैं उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया जाए ताकि आगे चल के जो एक आलमी डिमांड है तालिबान से बिलखुसूस उसको फुलफ़िल करने में मदद मिले। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि अब मामलात किस तरफ जाएंगे और ये जो कोशिशें हैं आलमी वो किस कदर बराबर साबित होंगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी, तजिया निगार, कॉलम निगार इम्तियाज़ गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान की सफारतकारी में बड़ा एक मोतबर नाम अयाज़ वज़ीर साहब ने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। तो अयाज़ वज़ीर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि कोशिशें तो बड़ी हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले को हमेशा के लिए सेटल कर दिया जाए और वहाँ पर एक तरक्की और अमन का नया दौर शुरू हो, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कोशिशें हो रही हैं, कोई एक हमें मरबूत कोशिश नज़र नहीं आ रही। आपको क्या लगता है इस तरह के अगर एफ़र्ट्स हों कि मुख्तलिफ़ ममालिक अपने तय कोशिशें करें या फिर एक यूनिफाइड एफ़र्ट हो तो उससे ज़्यादा बेहतर नतीजे जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, अगर हर मुल्क और उसके साथ कुछ जुड़े और मुल्क मिल के कोशिश कर रहे हैं तो उससे कोई हर्ज नहीं पड़ती, बट यह है कि चीज़ें सेटल हो सकती है इस अंदाज में? देखिए, जिन 2 कॉन्फ्रेंसों का आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र कर लिया वो तो जाहिर बात है उनके अपने एंगल्स है, खासकर जो एक हिंदुस्तान में हुआ है। हिंदुस्तान का न तालिबान के साथ कोई ख़ास ताल्लुकात है। एक ही मीटिंग हुई है मेरा ख्याल है कतर में, उसके बाद उनकी मीटिंग भी नहीं हुई, वो भी बहुत जूनियर लेवल पे। तो और उस मीटिंग में मेरी अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक शायद अमेरिका भी उसमें शामिल नहीं था, बाकी ममालिक तो आपने बता दिए। लेकिन इधर जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान का तो वज़ीर ख़ारजा दौरे पे भी आया था, इन लोगों से मुलाकात भी हुई। और ये जो इस्लामाबाद में हुई इनकी मेरा ख्याल है 8-10 मीटिंग के पहले भी हो चुकी थी या 5-6 शायद, इसी सिलसिले में जब अशरफ गनी की हुकूमत थी कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कैसे लाया जाए। वेयर जो दिल्ली में हुई थी ये पहली एक उनकी कोशिश है, मेरा ख्याल है वो इस रास्ते से
अफगानिस्तान के अंदर अपना रास्ता बना रहे हैं, तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन खुद ही हिंदुस्तानी जो एनालिस्ट है, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने खुद हिंदुस्तानी हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठाई कि ये तरीका नहीं है, आपसे गाड़ी छूट गई, अब उसके पीछे भागते रहो, आप वो मौका खो बैठे। असली मीटिंग इस्लामाबाद वाली थी, वो पहले भी होती रही, अब भी हो गई है, और उसमें बड़े अच्छे फैसले हुए। जाहिर बात है सबने अब इस तरफ देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मुश्किलात है, इंसानी हमदर्दी के लिहाज से उनको अटेंड करना है, खा उनकी रिकग्निशन ये ममालिक अभी कर ले या ना कर ले। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जो अगर जितनी जल्दी रिकग्निशन कर ले, क्योंकि आखिर कभी करना तो होगा, क्यों डिले कर ले कि अफगानी अवाम को मजीद तकलीफ पहुंचे, तो रिकग्नाइज कर ले कलेक्टिवली ये जो रीजन वाले ममालिक है। हाँ, अमेरिका और वेस्टर्न वो अपना वक्त लगाते रहे, बट मेक इट इजी फॉर अफगान्स कि इन लोगों के साथ डील कर ले। और दूसरी बात मैं कर्ज करूंगा अगर इजाजत हो, कि जो मिले हुए ममालिक है जिनके साथ अफगानिस्तान की सरहदें लगी है या जिनके साथ ट्रेड रूट्स हैं, तो ये ममालिक अफगानिस्तान के साथ अपनी करेंसी में डीलिंग कर ले ताकि उनको आसानी हो, अमेरिका की कैद से निकल जाए और उनको चीजें मिलती रही। एक हफ्ता 10 दिन पहले मेरी एक और कॉन्फ्रेंस में इसी तरह एक अफगानी की बात सुनने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि लोग अब बेशक डंडोरे पीटते रहे कि बड़ी सख्ती है, इतनी सख्ती भी नहीं है, हमें चीजें मिल रही है, पाकिस्तान दे रहा है, चीन दे रहा है, और हमारे जो बॉर्डर है उससे भी आ रहा है, थोड़े मुश्किलात है लेकिन आ रहा है। तो मेरी सजेशन तो ये होगी कि ईरान, पाकिस्तान, चीन, ये सेंट्रल एशिया जो लगे हुए हैं, ये अपने बॉर्डर जरा खोल दे और अपनी करेंसी में बायलेटरल उनके साथ डील कर ले, फिर उनके खासे मुश्किलात एड्रेस हो जाएंगे। मुनासिब पॉइंट टेकन सर। इम्तियाज साहब, इनफैक्ट अगर आपने भी स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी होगी, 11 नवंबर को पाकिस्तान में मीटिंग हुई है, अब इसके बाद हम समझें कि तालिबान को कुछ अप्रिशिएट भी किया गया है कि जो गैर मुल्की यहाँ से जा रहे हैं उनको जाने की इजाज़त मिल रही है, उनमें कोई रुकावट नहीं डाली जा रही, फिर उनकी कुछ जो एफर्ट्स अदरवाइज हैं उनको भी अप्रिशिएट किया गया है। तो वो जो एक सर इंक्लूसिव अप्रोच की बार बार होती है, और वो चीज़ अभी तक शायद हमें देखने को मिली नहीं है। तो आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उम्मीद रखें कि तालिबान के रवैये में भी एक वाज़ेह तब्दीली देखने को मिलेगी हमें। देखिए, अभी तक अफ़गान तालिबान कोई बहुत ज़्यादा लचक का मुज़ाहरा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक कुछ मुतालबात का बैन अक़वामी बरादरी की तरफ से ताल्लुक़ है, वो था कि जी आप तमाम ख़वातीन को वापस काम पे आने दें, तमाम स्कूल खोल दें। अब उसकी वजह से मसला उसमें ये आ रहा है कि ख़ुद तालिबान की हुकूमत इसमें बटी हुई है। एक वो कंधारी तालिबान है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो लोया पख्तिया रीजन है, इसके जो तालिबान थे, हकानी नेटवर्क वगैरह, ये सारे वो लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि कॉन्फ्रेंस में तो सारा कुछ हो गया। अफ़गान अवाम से यकजहती का भी इजहार किया गया, उनके साथ उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो भी फराहम करने का वादा किया गया। लेकिन इस हद तक ये ठीक था, जो आपने भी कहा कि 15 नुकाती एक बयान जारी हुआ, देखने में बड़ा अच्छा है, ऑप्टिक्स के लिए बड़ा अच्छा है कि जिस तमाम जो खुसूसी नुमाइंदे हैं 4 मुल्कों के, वो इकट्ठे हुए बैठे, उनकी फिर साइड लाइन्स पर भी मीटिंग हुई। लेकिन असल मसला है अमेरिका का। क्या या अमेरिका अब तालिबान के साथ वाक़तन कोई मदद करना चाहता है या नहीं करना चाहता? तो उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, जिसकी वजह से एक तरफ वो मुतालबात कर रहे हैं, शराइत रख रहे हैं अमेरिका, और दूसरी तरफ उन्होंने, चूँकि अमेरिका रियासत अफ़गानिस्तान के जो फ़ंड्स हैं 8-9 अरब डॉलर के, वो मुंजमद किए हुए हैं। उसकी वजह से आप कोई भी बैंक अफगानिस्तान, वही नुक्ता में उठाने जा रहा था कि एक तरफ आलमी तंजीमें कह रही हैं कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने को है अगर उनकी इमदाद बर वक्त नहीं की गई। दूसरा स्टेटमेंट तो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें नजर नहीं। उसमें ये भी देखे ना कि यूरोपीय यूनियन बहुत जल्द अज जल्द अपना कारोबार शुरू करना चाहती है अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही
1 अरब यूरो की हंगामी इमदाद का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि वो 1 अरब की हंगामी इमदाद पहुंचेगी कैसे जब अगर अफ़गान बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त रुकावट है, बल्कि पाकिस्तान में जो डॉलर पे भी एक हंगामा मचा हुआ है, प्रेशर आ रहा है, वो इसलिए कि तक पहुंच गया जी, वो इस वजह से कि यहाँ से अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग हो रही है। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, अक़वाम मुत्तहिदा है, कुछ इदारे जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हवाला और हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान से डॉलर मंगवा रहे हैं। सही। और उसकी मार हमें पड़ रही है। इम्तियाज़ साहब, इनफैक्ट जैसे इम्तियाज़ साहब ने भी कहा कि स्टेटमेंट की हद तक तो चीज़ें बड़ी मुस्बत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देखने को उस तरह मिल नहीं रही कि जिससे हम कहें कि अफगानिस्तान में मसाइल हल होने को जा रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अमेरिका बिलाखिर चाहता क्या है? डिसंगेज भी नहीं कर रहा, हर प्रोसेस के अंदर शरीक भी नज़र आ रहा है, बट अगेन जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने भी कहा कि 9 अरब डॉलर्स वहाँ पर मुंजमद पड़े हैं, जब तक वो नहीं मिलते तालिबान को तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पे इस सारे मामले में अमेरिका क्या अचीव करना चाह रहा है, उनकी डिमांड्स क्या है एक्चुअल है? और वो फतूर इसलिए जाहिर है कि जब अमेरिका आए अफगानिस्तान पे हमला कर लिया, दोहा टाक से पहले या तालिबान के साथ नेगोशिएशन शुरू करने से पहले देख ले तो जलालुद्दीन हक्कानी के सर की बीकीमत थी, ये दहशतगर्द तंजीम भी थे, इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। फिर अपनी मतलब की बारी आ गई, गोल पोस्ट चेंज कर लिया, उनके साथ बात कर ली, दोहा एग्रीमेंट भी कर लिया, अपने सिपाही निकाल दिए अफगानिस्तान से। तो गोया वो जो पहले कह रहे थे वो गलत था, जो दोहा में कह रहे थे वो ठीक था। अब दोहा वाले लोग आ गए, अफगानिस्तान में हुक्मरान बने, अब फिर उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। वो कहते हैं कि नहीं, ये अच्छे लोग नहीं है, ये खतरनाक लोग है, ये गलत लोग है, ये फलाना काम करे, फलाना कर ले। मेरी एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट समझे या ऑब्जेक्शन दुनिया के अफगानिस्तान के बारे में, जो हम कहते हैं बशमूल पाकिस्तान के अफगानिस्तान में ऑल इंक्लूसिव हुकूमत हो। दुनिया में कोई एक मुल्क मुझे बता दे जो ऑल इंक्लूसिव हो। जमहूरियत में इलेक्शन हो जाते हैं तो जो पार्टी जीत जाती है वो हुकूमत बनाती है, जो हार जाती है वो अपोजिशन में होती है। इसी तरह जो फातेह होते थे पुराने जमाने में, या अभी कोई या डिक्टेटर आ जाता है मुल्क में, वो अपनी हुकूमत चलाता है, अपोजिशन को धक्के दे के निकाल देते हैं। अब तालिबान 20 साल लड़ रहे थे। अब ऑल इंक्लूसिव से जो मैं समझ रहा हूँ अमेरिका या वेस्ट का मकसद ये है कि जो पिछली हुकूमत थी अशरफ गनी साहब की या हामिद कारजाई साहब की या अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत को, उन लोगों को भी आप एडजस्ट कर ले, खवातीन को भी एडजस्ट कर ले। मैं कहता हूं कि बिल्कुल अच्छी बात है, एडजस्ट करना चाहिए। तालिबान की यूनिटी सारी अफगान कौम को इकट्ठे करने चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, लेकिन ये डिमांड करना कि अब उनको खामखा हुकूमत में ले लो, ये जरा ज्यादती है। अमेरिका ज्यादती कर रहा है, उनके अपने दूसरे मकासद होंगे, वरना आप खुद इंसाफ कर ले कि तालिबान के 9.5 बिलियन डॉलर अमेरिकन न्यूयॉर्क बैंक में पड़े हैं, अफगानिस्तान के पैसे हैं, उसको किस उसूल के तहत अमेरिका रोक रही है? बाकी पाबंदियां लगा दे, ये पैसे उनको दे दे। लेकिन उनकी मैंने अर्ज कर लिया नीयत में फतूर लगता है, उनके शायद प्लानिंग कुछ और हो, अंदाजे। अमेरिका तो बड़े दूर का सोचता है, हमारी तरह कल वाली बात नहीं है कि कल। सही लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब एक और कॉन्फ्रेंस पे हुई नई दिल्ली के अंदर, और देखा गया है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भारत का फोकस था वो था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मनशियात, गोया के फोकल पॉइंट ये था। तो और उससे कहा यह जा रहा है कि रूस जैसा जो इम्पोर्टेंट मुल्क उस कॉन्फ्रेंस में शरीक था, उसने इत्तेफाक नहीं किया कि इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत की कोशिश यही होगी कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया जाए, फिर पाकिस्तान को इस सारे मामले में इन्वॉल्व किया जाए?
देखिए उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव तो यही लग रहा था कि बुनियादी वही बातें हैं जो कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त कर रही है कि अफ़गानिस्तान में चूँकि काउंटर टेररिज्म यानी इंसदाद दहशतगर्दी हमने जारी रखना है और इसीलिए पाकिस्तान से वो इजाज़त भी मांगते रहे हैं कि हमें अपने इलाके के ऊपर से परवाज़ करने की इजाज़त दें, क्योंकि अमेरिका के बकौल दाइश उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। उनको पहले ही पता चल गया है, अगर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती तो 15 अगस्त को ये कुछ ना होता जो हो गया। उनके सारे जो एनालिसिस धरे रह गए। जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई जो आपने सवाल किया, उसको मेरे ख्याल में इतनी अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। इसलिए कि उसमें न पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर दूर और हर बंदा पाकिस्तान आ रहा है, उसमें ना अमेरिका शामिल था और ना उसमें चीन शामिल था और ना अफगानिस्तान का नुमाइंदा शामिल था, खुद अफगानिस्तान का भी नुमाइंदा शामिल नहीं था। तो आई डोंट नो कि वो शायद उस भूल में है कि वो जो गाड़ी वाली बात आपने की कि वो गाड़ी छूट गई है, जो नहीं अयाज वजीर साहब कह रहे थे, तो असल में अभी भी वो तलाश कर रहे हैं उस गाड़ी को जिसको वो अशरफ गनी और हामिद करजई और अमरुल्लाह साले चला रहे थे। वो गाड़ी उनसे छूट गई है, उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। और जहाँ तक अब इस हुकूमत की बात है, देखें जो अमेरिका का मुतालबा है जो अयाज साहब भी जिक्र कर रहे थे, बुनियादी मसला ये है कि कल जब अमीर मुत्तकी साहब स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में ख़िताब कर रहे थे एक सेमिनार से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं समझ आ रही कि अमेरिका की मुराद क्या है इंक्लूसिव गवर्नमेंट से। और वही बात है कि जब जमहूरियत में कोई एक पार्टी आती है इक़्तिदार में तो दूसरी को तो नहीं शामिल करती उसमें, या मुतालबा या तवक्को ये थी कि जी तमाम नस्ल लसानी ग्रोह जो हैं उसमें शामिल होने चाहिए। अच्छी बात है अगर हों, उन्होंने 6-7 शामिल किए हुए हैं, ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा। लेकिन अब मुत्तकी साहब ने कल ये कहा इस्लामाबाद में कि ख़ुद अमेरिका ही हमें बता दे कि वो किस किस्म का निज़ाम चाहता है, हम वही निज़ाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि आपने हमारे बुनियादी तौर पर फ़ंड्स रोके हुए हैं। फ़ंड्स का मतलब है कि आप बैंक कारी का निज़ाम आपका मफलूज होके रह गया है। तो ये, और इसकी बड़ी वजह क्या है? मेरा अपना ये ख्याल है कि सदर बाइडन की इंतज़ामिया बड़ी कमज़ोर है, रिपब्लिकन्स का बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर है, क्योंकि असल मुआहदा तो रिपब्लिकन्स ने किया था ट्रंप के ज़माने में। और आइंदा साल नवंबर में अमेरिका में कांग्रेस के मिड टर्म इंतखाबात होने हैं, तो अमेरिका की तरफ से ये पाबंदी ना हटने वाली है जल्दी। अच्छा। और ना ही अमेरिका अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करेगा। बुनियादी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह ज़ाहिर है चीन के साथ मुखासमत है। तो ये दो वजूहात हैं कि चीन, अमेरिकी वाले जितना मर्जी पाकिस्तान की भी तारीफ़ करते रहे, तब उनको भी शाबाशी देते रहे, तालिबान को भी अमली इक़दाम जो चाहिए अफ़गान तालिबान हुकूमत को, अफ़गान एक्चुअली अवाम को बचाने के लिए, वो मेरे ख्याल नहीं होंगे। अमेरिका की नीयत तो नहीं लग रही कि ना तो पाबंदियां हटेंगी, ना इस हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा और ना ही फंड रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन ये फरमा रहे थे कि यूरोप का मिजाज कुछ डिफरेंट है, वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आएँ, डेवलपमेंट का साइकिल आगे बढ़े, कुछ इन्वेस्टमेंट हो। और चीन और रूस जैसे इंपॉर्टेंट ममालिक के बारे में भी आपने देख लिया कि उनकी भी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि चीज़ें आगे बढ़ें और वो भी जाके कुछ करें वहाँ पे। तो आप क्योंकि सफरतकार रहे हैं सर, अगर दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट ममालिक और यूरोप मिल के अगर कोई दबाव डालें तो फिर आपको लगता है कि चीज़ें आगे चल पाएंगी, या फिर जो अमेरिका की हिकमत अमली है वही प्रिवेल करेगी और चीज़ें बहुत आगे चलेंगी और अभी तक कुछ होने वाला नहीं है? फिर देखिए, इसमें तो शक नहीं है कि अमेरिका बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बासर मुल्क है। दुनिया के कई ममालिक और यूएन के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है ममालिकों के ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन इस खास किस्से को, अफगानिस्तान वाले रिकग्निशन को अगर हम देखें और इसको असेस कर लें, तो मेरी नज़र में तो दुनिया अब भी अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक अमेरिका और उसके साथ अगर हिंदुस्तान और वेस्टर्न इत्तेहादी डाल दे, नेटो वाले, लेकिन उसमें भी ज़रा फ़र्क है। बहरहाल मोटे हिसाब से ये एक ग्रुप कर ले और फिर इस रीजन के सारे ममालिक सिवाय हिंदुस्तान के ये दूसरे पलड़े में डाल दे, तो इस रीजन के आई मीन चीन, रशिया, तुर्की, कतर, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान भी, ये लोग तो मेरा ख्याल है तस्लीम करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। और
शायद कोशिश भी ये करेंगे कि सारी दुनिया एक्सेप्ट कर ले, अगर ना करे तो ज्यादा असर या ज्यादा नुकसान फायदा तो इन्हीं ममालिकों का है, खासकर जो पहले इमीडिएट नेबर है और फिर जो इस रीजन के लोग हैं वो अफगानिस्तान के साथ डील करना चाहते हैं। बकौल शख्स से बाकी मुल्कों के अफगानिस्तान में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का सारा दारोमदार, पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड करता है अफगानिस्तान के अंदर अमन और बदअमनी में। तो पाकिस्तान को इसमें शक नहीं है, रीजन के साथ जाने में बड़ा फायदा होगा। लेकिन अब हालात ऐसे तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इसमें पेशकदमी न की तो जो मलबा अफगानिस्तान से उठेगा, खुदा न करे अगर ये इसी तरह दबाव चलता रहा, ताल्लुकात न बने और खुराक की चीजें न मिले, तो फिर इमेजिन जो वहां से हिजरत लोग करेंगे या फिर इनसिक्योरिटी वाला मसला हो जाएगा मिलिटेंट्स का, तो उसका असर सबसे पहले आपके ऊपर होगा। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमें इसे बचना है कि नहीं बचना है। अगर बचना है तो दूसरे लोगों को कन्विंस कर ले कि हमारे साथ चले, वरना हमने तस्लीम करना है। तो ये रीजन अगर तस्लीम कर ले, मैं बात मुख्तसर कर लेता हूँ, तो फिर अमेरिका और वेस्ट को चॉइस बाकी नहीं रहेगी। और वेस्ट का तो इम्तियाज गुल साहब ने जिक्र कर लिया कि 1 बिलियन उन्होंने यूरोज स्पेयर किए इंसानी हमदर्दी के लिए, लेकिन रिकग्निशन नहीं है, तो वो कैसे कार्रवाई आगे चले। तो वो लोग भी फिर जब ये रास्ता खुल जाए तो फिर वो कह देंगे कि भाई अमेरिका आप उनके साथ न करें, जो करना है हमने रिकग्नाइज करना है, हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चलाते हैं आगे, क्योंकि हर एक मुल्क का अफगानिस्तान के अंदर अपना एक इंटरेस्ट है। पॉइंट टेकन जी। वन लाइनर के अब ये लगता है कि बायपोलर अप्रोच चल रही है, 2 कोशिशें हो रही हैं, आपको कौन सी कोशिश लगता है कि बराबर साबित होगी? इस रीजन के ममालिक चीन, रूस और पाकिस्तान दीगर, या अमेरिका और उनके कुछ दोस्त जो इत्तेहादी हैं वो कामयाब होंगे? देखिए, जो इस इलाके के ममालिक हैं जो कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब तो हो जाएंगी, लेकिन उनका असर जुज़वी होगा। सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान को जो फतह का घमंड है ना, कि हम 20 साल की जंग के बाद फातेह बन के आए, उससे निकलना पड़ेगा। उनके जो पाकिस्तान में चाहने वाले हैं उनको भी इस घमंड से बाहर आना पड़ेगा। क्यों? फंड्स को अमेरिका ने फ्रीज करके बुनियादी तौर पे तालिबान की हुकूमत को मफलूज कर दिया है। यानी अल्टीमेट पावर जो है वो अमेरिका के पास है। उसके लिए आपको टैंक और ये मिसाइल नहीं चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए। अगर फाइनेंशियल सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा, फिर उसमें स्मगलिंग भी बढ़ेगी, उसमें लाकानूनियत भी बढ़ेगी और हर किस्म का और मसाइल भी पैदा होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाद डस्का इलेक्शन को लेके इलेक्शन कमीशन की एक तहकीकात की रिपोर्ट आई, जिसके अंदर कई अफसरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा गया, लेकिन उस वक्त के कमिश्नर इस सारे मामले से कैसे बाहर निकल गए और बाइज़्ज़त इससे एक तरह से बरी हुए, इस कहानी को ज़रा कुछ कोशिश करेंगे समझने की। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कुंवर दिलशाद साहब, जो साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, डस्का इलेक्शन को लेके धांधली के इल्ज़ामात लगे और उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन में आया और उसके बाद इस सारे मामले की एक जामे तहकीकात की गई और इस जामे तहकीकात के नतीजे में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कई अफसरान को इस धांधली में मुलव्विस करार दिया गया और उनको या तो ट्रांसफ़र करने या फिर OSD बनाने के हवाले से सज़ाओं का भी कहा गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर उस दौर में सैयद गुलजार हुसैन शाह उस वक्त गुजरांवाला के कमिश्नर थे, गोया कि उनके नीचे सारा इलाका आता था। और ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो इंतज़ामी हेड हैं वो सारे मामले से लाताल्लुक़ रहे हों, उन्हें कुछ मालूम ना हो, या अगर कुछ उन्हें मालूम हो तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन या उस वक्त के जो भी ज़िम्मेदारान थे उनको नहीं बताया। तो इस इंक्वायरी में वो बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बारे में किसी किस्म के कोई क्वेश्चन रेज न किया गया और उनको इस सारे मामले में क्लीन चिट मिल गई। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर साहब। मैं सर जानने की कोशिश करूँगा कि जब इलेक्शन होता है तो बुनियादी तौर पर जो इंतज़ामी मशीनरी है, इंतज़ामी मशीनरी का हेड तो कमिश्नर होता है सर। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि जब ये इंक्वायरी हुई
उस इंक्वायरी के अंदर हम ये कहें कि सैयद गुलजार हुसैन जो इस वक्त रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, वो इस सारे मामले से बिल्कुल बरी हो गए। उन्हें तो इस मामले में ना तो उनको पूछगछ हुई मेरे ख्याल में, और ना उनको इम्प्लीकेट किया गया, और ना उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद की गई। ये सर कैसे मुमकिन हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर को कुछ मालूम ना हो या इस सारे मामले वो इन्वॉल्व ना हो अगर धांधली हुई जैसे कि रिपोर्ट कह रही है? बिल्कुल सही आपने एक मसला उठाया है, बहुत जानदार मसला आपने आवाज उठाई है। लेकिन शुरू में, आसूरी तौर पर शुरू में, जिस वक्त ये इलेक्शन टस्का का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंक्वायरी की और उसको कलदम करार दिया, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ही रिपोर्ट पर कमिश्नर गुजरांवाला को ट्रांसफर किया गया था, और उन्होंने इसके बाकायदा इनको मुअत्तल करने के बारे में भी खत लिखा था सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को। इसमें कमिश्नर का भी जिक्र था, गुजरांवाले का भी, डिप्टी कमिश्नर का, एसी का, तमाम जितने पुलिस ऑफिसर थे ग्रेड 18 से अबव, उन सब के लिए जिनमें बड़ी अहम शख्सियत जो थी वो कमिश्नर गुजरांवाला था। लेकिन ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है डस्का वाली, इसका मैंडेट था प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पसरू डस्का के अंदर जो अपनी हुई है पुरस्कार तरीके से जो धमकाया डराया जा रहा था, वो उस हद तक इन्होंने मैंडेट रखा। लेकिन बहरहाल आपका ये पॉइंट बड़ा वजनी है, और मैं किसी मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, बल्कि मैं परसों ही बात करूंगा कि ये बहुत अहम बात है कि इस वक्त तो आपने इसके खिलाफ आपने लिखा था, बल्कि कमिश्नर के खिलाफ लिखा सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनको मुअत्तल किया, इसके बाद ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद ये पिंडी के बन के कमिश्नर। तो ये बहरहाल आपका पॉइंट बड़ा वजनी है, इसका लेकिन कौर साहब, एक तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इलेक्शन कमीशन कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है जिली इंतजामिया को, तो जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो क्या चीफ कमिश्नर साहब के साथ ही हो रहा होता है? वही सारे मामलात को बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं? जो फोकल पर्सन है वो कमिश्नर ही हुआ करता है या इसके अलावा कोई लोग होते हैं? क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अगर वहां पे कुछ हो रहा था, बद इंतजामी हो रही थी, धांधली हो रही थी, तो कमिश्नर साहब कैसे क्या इस मामले से, या तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो लाइल्म थे, मामला क्या था? आपको क्या लगता है सर? नहीं, ये बात बड़ी सही है, बल्कि हमें याद पड़ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेलीफोन अटेंड नहीं किया गया था उसमें कमिश्नर गुजरांवाला भी शामिल था, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, आईजी पुलिस पंजाब थे, इनको तो उन्होंने तलब कर लिया था, और इनके बारे में ये लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने को फौरी तौर पर इनको सस्पेंड कर दिया जाए और जिला बदर कर दिया जाए। तो ये तो उनके हुक्म के मुताबिक इनको जिला बदर किया गया था, लेकिन तो सब मुलव्वस सब ही थे। जब इनको इनामात दिए ना, आज आपका कॉलम पढ़े, मैंने सबके नाम लिखे हैं, तो मैंने लिखा कि जिन्होंने उस्मान बुज़दार के इस फार्मूले के तहत काम किया, उन सबको आला से आला पोस्टें जो है उनको नवाजिश के तौर पर दी गई। तो ये तो मामला, लेकिन एक बात साबित हो गया कि जनाब आइंदा के इंतखाबात जो है वो चूंकि ब्यूरोक्रेसी के जेर असर होते हैं, अब वो शफाफियत तो नहीं रही इलेक्शन में, जो बिल खत्म हो गई, शफाफियत खत्म हो गई। अगर इनको सजा ना दी, इबरतनाक सजा ना दी, इनको जेल ना भेजा, तो फिर आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें शफाफियत का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो बिल्कुल बेहंगम किस्म के इंतखाबात होंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन की ख्याल जिस वक्त कदम उठा रहे हैं वो यही है कि हम इनको इबरतनाक सजा देंगे, लेकिन कमिश्नर का नाम भी शामिल होगा। तो ये बात आपने बड़ी अहम बात की, कैसे ओवरलुक हो गया जब इनकी रिपोर्ट उसका ट्रांसफर किया गया था। सही। और दूसरा एक तरफ कंवर साहब हम ये देख रहे हैं कि कोई वफाकी वज़रा स्टेटमेंट दें, उस स्टेटमेंट को लेके तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस जारी कर देता है तलबी के, बट यहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि ज़िली इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया जाए और उनको ज़िला बदर कर दिया जाए या उनको OSD बना दिया जाए, लेकिन उस दौरान उसी शख्स को एक अहम डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर रावलपिंडी का लगा दिया जाता है। तो इन सारे मामलात पे इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है को वो हमें समझाइए कि खामोशी क्यों है सर? वो क्यों खामोश है? इलेक्शन कमीशन को चाहिए नहीं कि जिन अफसरान के बारे में उन्होंने लिखा कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे या उन्होंने कोई गफलत का मुजाहरा किया है, उनको फिर अहम जगहों पर तैनात किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में वो इलेक्शन कमीशन को जो वफाकी वज़रा को तो नोटिस जारी कर रहा है, बट इस मामले पे खामोश है, खामोशी की वजह आपको क्या लगती है सर? नहीं, ये मेरा ख्याल में जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि ये कोई वैसे तो वो नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस भी होनी चाहिए कि जब इनके हुक्म का तहत जिला बदल किया गया, अभी रिपोर्ट भी आ गई है इलेक्शन के दस्के के हवाले से, तो कमिश्नर तो फोकल पर्सन था भाई गुजरांवाले का, उसके अंदर तमाम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, AC है,
डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल कॉलेज जितने भी हैं वो सारे कमिश्नर के अंडर है, और किसी न किसी हद तक पुलिस भी उनके अंडर ही होती है, कमिश्नर के अंदर डीआईजी, एसपी, डीएसपी, तमाम जितने भी स्पेशल ब्रांच, और यहाँ तक रेंजर तलब की गई थी, रेंजर भी जो है वो भी कमिश्नर साहब की निगरानी में काम कर रही थी। ये जो कमिश्नर का बड़ा अहम फोकल पर्सन था, इसको तो सारे मामला से बाखबर थे ये तो, कि किस तरह से धांधली गड़बड़ हो गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब कैसे हो गए, ये सारे सब मामला कमिश्नर के मामला में शामिल होना था, ये शामिल थे। इनका नाम कैसे रह गया तो ये इंशाअल्लाह हम परसों बात करेंगे उनसे। यकीनन। नाजरीन, सैयद गुलाब इस वक्त रावलपिंडी के कमिश्नर हैं और उन्होंने रिंग रोड की इंक्वायरी भी की है, और बड़ी अहम बात यहाँ पे ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के जो साबिक मुआविन खसूसी हैं जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने उनको एक हर्जाने का नोटिस भी 1 अरब रुपए का जारी दिया है, और उनका इल्ज़ाम ये है कि कमिश्नर साहब ने इस सारे मामले में एक यकतरफा कार्रवाई की है, जिसके ऊपर अदालत ने उनको तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया है। तो यकीनी तौर पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारे मामले में उनका कोई कसूर ना हो, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि जब उस वक्त की इंतज़ामी मशीनरी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो उन्हें इस सारे मामले से अलग क्यों रखा गया। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।